नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका। और हम लोग समास कर रहे थे और समास में भी हम लोग कर्मधारय समास में चल रहे थे। कर्मधारय समास को पहचानने के लिए बड़ी आसान सी बात मैंने आपको बताई थी कि जब विशेषण विशेष्य होते हैं तो उसके अंदर आप जो दूसरा पद है या दोनों में से किसी भी एक पद को आप ये पूछ लीजिए कि ये कैसा है, और अगर दूसरा पद यानी चाहे पहला ही चाहे बाद में वो उसका उत्तर मिल जाए, है ना। लंबा लड़का, तो लड़का कैसा? लंबा। तो अगर आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाए, कैसा प्रश्न का उत्तर मिल जाए, तो आप समझ जाइए कि कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के अंदर हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें हम लोग विशेषण विशेष्य की बात कर रहे थे, और विशेषण विशेष्य के अंदर हमने जिस शब्द की बात कर ली थी अरुणाचल, अरुण है जो अचल। इसके बाद अगले शब्द की पर चलेंगे हम लोग। अगला शब्द है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध, उत्तर है जो अर्थ। अब उत्तर है जो अर्थ का तो कोई मतलब होता नहीं है। उत्तर वाला अर्ध, यानी अर्ध आधे आपने किसी भी चीज़ के दो हिस्से कर दिए। ये कोई चीज़ है, इसके आपने दो हिस्से कर लिए। ये वाला जो है ये पूर्व वाला हो गया, पहले वाला, ये उत्तर वाला हो गया। तो दोनों आधे आधे हैं। ये पूर्व वाला अर्ध है, ये उत्तर वाला अर्ध है, यानी ये उत्तरार्ध है, ये पूर्वार्ध है। उत्तर वाला यानी बाद वाला, अर्ध यानी आधा हिस्सा, उत्तर वाला अर्ध। नील लोहित यहां नहीं आएगा, श्याम सुंदर करेंगे। श्याम सुंदर, ठीक है। श्याम जो सुंदर है, श्याम जो सुंदर है। इसमें विशेषण पीछे आ गया, है ना। चलिए अगला है प्रभु दयाल। दयालु है जो प्रभु, यहाँ पर भी आप कर सकते हो सुंदर है जो श्याम, और इसको ऐसे भी कर सकते हो श्याम जो सुंदर है, प्रभु जो दयालु है। प्रभु जो दयालु है, ठीक है। अब जो उदाहरण लेंगे हम लोग उसके अंदर दोनों विशेषण आएंगे, मतलब पूर्व पद भी विशेषण है और द्वितीय पद भी विशेषण है। अब जो उदाहरण आएंगे उसमें दोनों में पहला पद भी विशेषण और दूसरा पद भी विशेषण, दोनों विशेषण है, ठीक है। पहला उदाहरण शीतोष्ण। शीतोष्ण, देखो शीत और उष्ण दोनों गुण हैं, ठंडा या गर्म। शीत कहते हैं ठंडे को, उष्ण कहते हैं गर्म को। तो शीत और उष्ण दोनों विशेषण हैं, दोनों गुण हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह पर विशेषण आ गए, इसीलिए हमने क्या कहा, हमने इसको कहा कि शीत और उष्ण। अब एक चीज़ ये आती है कि अगर ये दोनों जगह विशेषण है तो इसका समास विग्रह कैसा होगा। तो इसका समास विग्रह होगा जो शीत है जो उष्ण है, जो शीत है जो उष्ण है ना। ये दोनों चीजें इसका दोनों जगह ऐसे ही आएगा, जो शीत है जो उष्ण है, शीतोष्ण। अगला शब्द लेते हैं लाल सुर्ख। लाल सुर्ख, देखो सुर्ख शब्द जो है ना ये फारसी भाषा का है, उर्दू में आ गया हमारे। उर्दू में ये फारसी में इसका मतलब है लाल, मतलब आपने किसी वस्तु की लालिमा को बताने के लिए, जैसे ये चीज़ है ना लाल सुर्ख, तो ये लाल भी है और ये सुर्ख भी है। सुर्ख इसको फारसी में कह दिया, लाल इसको हिंदी में कह दिया। लेकिन आपने अगर दोनों शब्दों का प्रयोग किया, जैसे लालम लाल, तो लालम लाल मतलब बहुत सारा लाल,
तो आपने जब दो एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जिनका मतलब एक ही निकलता है, इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि आप उस चीज़ की गहनता को बताना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पर लाल रंग की गहनता को, लाल रंग की विशेषता को आप बहुत ज़्यादा बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा लाल है, इसलिए आपने इसको दोनों शब्दों से व्यक्त किया। लाल का मतलब भी लाल और सुर्ख का मतलब भी लाल। समास विग्रह क्या निकलेगा? जो लाल है, जो सुर्ख है। सुर्ख का मतलब भी लाल ही होता है। जो लाल है, जो सुर्ख है। अगला है खट मीठा। खट मीठा, खट मीठा का मतलब क्या निकला? जो खट्टा है, जो मीठा है, दोनों है उसमें। जो खट्टा है, जो मीठा है। ठीक है। मोटा ताजा, दोनों विशेषण हैं। मोटा होना भी विशेषण है, ताजा होना भी विशेषण है। जो मोटा है, जो ताजा है। जो मोटा है, जो ताजा है। पीला, जर्द। जर्द का मतलब भी पीला ही होता है, जैसे हमने सुर्ख की बात की थी। पीला, जर्द। जो पीला है, जो जर्द है। जर्द का मतलब भी पीला ही होता है। जो पीला है, जो जर्द है। काला, स्याह। काला, स्याह। जो काला है, जो स्याह है। जो काला है, जो स्याह है। काला, स्याह। गोरा, गट्ट। अब गोरा गट्ट में गट्ट शब्द का मतलब अलग से कुछ नहीं होता है, लेकिन आपने उसको इंटेंस करने के लिए, मतलब गोरे रंग को और उभारने के लिए आपने गट्ट जोड़ दिया। तो गोरा गट्ट का मतलब क्या निकलेगा? इसका समास विग्रह क्या होगा? अत्यंत गोरा। गोरा गट्ट, अत्यंत गोरा। ऐसे ही होता है लाल चट्ट। लाल चट्ट, अत्यंत लाल। ठीक है मित्रों, इसी में अगला उदाहरण आएगा, वो आएगा देवर्षि। किसको कहते हैं देवर्षि? नारद को। देवर्षि किसको कहा जाता है? नारद को। जो देव हैं, जो ऋषि हैं। जो देव है, जो ऋषि है। यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए आप कि ऋषि और देव ये विशेषण नहीं है, संज्ञाएं हैं। लेकिन संज्ञाएं होने के बाद में भी ये संज्ञाएं यहाँ पर किसी की विशेषता बताने के लिए आई हैं, मतलब नारद की विशेषता बताने के लिए आई हैं। तो संज्ञाएं भी विशेषण बनती हैं। जब हम लोग विशेषणों के बारे में बात करेंगे, संज्ञा वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको इतना सा समझ में आ जाना चाहिए कि देव और ऋषि ये दोनों संज्ञाएं हैं, लेकिन संज्ञाएं होने के बावजूद ये किसी की विशेषता बताने के लिए आई हैं, इसलिए यहाँ पर इनको विशेषण और विशेषण ही माना जाएगा। और चूंकि विशेषण और विशेषण ही माना जाएगा, इसलिए कर्मधारय समास में इनको रखा जाएगा। जैसे हम कह देते हैं ना कि वह तो बिल्कुल गाय है,
तो वह तो बिल्कुल गाय है, तो गाय कोई विशेषता नहीं है, गाय तो अपने आप में एक संज्ञा है ना। लेकिन उस व्यक्ति की के सीधेपन को, उसकी सरलता को व्यक्त करने का काम गाय के माध्यम से किया जा रहा है, तो गाय यहाँ पर संज्ञा होते हुए भी विशेषण बन गई, वह तो गाय है। ठीक उसी प्रकार देवर्षि में देव और ऋषि संज्ञा होने के बावजूद विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहे हैं? नारद की। तो देवर्षि का समास विग्रह कैसे होगा? जो देव है, जो ऋषि है। ऐसे एक होता है राजर्षि। कौन थे? जनक, सीता के पिता, जो राजा हैं, जो ऋषि हैं, वही कंसेप्ट है यहां पर भी। जो राजा है, जो ऋषि हैं, जो राजा है, जो ऋषि हैं। ठीक है, चलिए अब हम आएंगे उपमान उपमेय वालों में। इसमें भी वही चलेगा, पहले उपमान आ सकता है और उपमान बाद में भी आ सकता है। उपमान और उपमेय, अगर उपमान और उपमेय वाला कॉम्बिनेशन है, अगर उपमान और उपमेय वाला कॉम्बिनेशन है, मतलब प्रथम पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, इस अलंकार को हम कहेंगे उपमा अलंकार। हालांकि अलंकार आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो हिंदी साहित्य के हैं या हिंदी को उसके मूल रूप में समझना चाहते हैं। अपने को तो सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि मान लीजिए चंद्रवदन शब्द आ जाए, तो चंद्रवदन शब्द का समास विग्रह कैसे होगा? चंद्र के समान वदन, चंद्र के समान वदन। लेकिन जहाँ कहीं भी के समान शब्द आ जाएगा तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया? आपने उपमान की तुलना की है उपमेय से, यानी उपमान के समान उपमेय, उपमान के समान उपमेय। अभी उदाहरण से समझ में आती है, देखो, चंद्र वदन, उपमान के समान उपमेय, चंद्र के समान वदन, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। तो के समान आएगा इसमें समास विग्रह करते समय, चंद्र के समान वदन। वदन का मतलब मैंने बताया है आपको, वदन का मतलब होता है चेहरा। तो जो चेहरा है उसकी सुंदरता को बताने के लिए उसको चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, चंद्र के समान वदन। अगला है कमलाक्ष। कमलाक्ष, कमल के समान कमल के समान अक्षियों वाली, कमल के समान अक्षियों वाली, या कमल के समान अक्षियां भी लिख सकते हो। कमल के समान अक्षियां आंखों के लिए हो जाएगा, और कमल के समान अक्षियों वाली उन सुंदर आंखों या कमल के समान आंखों वाली स्त्री के लिए हो जाएगा। कमल नयन, कमल के समान नयन। कमल के समान नयन। चलिए अगला है मृग नयनी। मृग नयनी, तो मृग के समान नयनों वाली नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? मृग के नयनों के समान नयनों वाली। मृग के नयनों के समान नयनों वाली, मृग नयनी। अगला है कुसुम कोमल। कुसुम
कोमल। कुसुम यानी फूल, कुसुम के समान, कुसुम के समान कोमल। वज्र हृदय, वज्र हृदय। इसको हृदय मत बोला करो, हृदय मत बोला करो, हृदय। ह और री, हृदय। वज्र के समान हृदय। वज्र क्या होता है आपको पता है? इंद्र का जो अस्त्र है ना, वह वज्र है। और वो आपको पता है कि हड्डियों से बना हुआ है। तो वज्र सबसे कठोर वस्तु, तो कठोर, बिल्कुल कठोर हृदय है उसका। उसके मन में कोई दया माया ममता वगैरह नहीं है। ठीक है, वज्र हृदय, वज्र के समान हृदय। राजीव लोचन, राजीव लोचन। राजीव कहते हैं कमल को, राजीव कमल को कहते हैं। तो राजीव के समान लोचन यानी आंखें, नेत्र। राजीव के समान, कमल के समान नेत्र। पद्म पाणी, पद्म, पद्म पाणी। पाणी कहते हैं हाथ को, इसलिए हम वो क्या, विवाह को क्या कहलाते हैं? विवाह को हम कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण, ये हो गया विवाह। तो पाणी का मतलब हाथ, पद्म यानी कमल, पद्म के समान पाणी, पाणी मतलब हाथ। लौह पुरुष, लौह पुरुष। लोह यानी लोहे के समान पुरुष। देखो लोह पुरुष की बात आई है, एक बार समझ लें। लोह पुरुष वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास में, क्यों? क्योंकि पुरुष की विशेषता लोहे से व्यक्त की जा रही है ना। अलंकार कौन सा हो गया? अलंकार हो गया यहाँ पर उपमा, उपमा अलंकार। ठीक है, लेकिन लोह पुरुष कर्मधारय समास में होने के बावजूद अगर प्रश्न आता है इसका लोह पुरुष कौन सा समास है, और उसमें कर्मधारय समास आ जाए, बिल्कुल सही जवाब सही होगा हमारा। लेकिन अगर वहाँ पर कर्मधारय न आए तो फिर ये होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि क्यों होगा? क्योंकि लोह पुरुष आप किसको कहते हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो दोनों पद किसी तीसरे पद को महत्व दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ये ऐसी स्थिति के अंदर बहुव्रीहि हो जाएगा। और अगर बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों आ जाएं तो क्या होगा? तब भी ये बहुव्रीहि ही होगा, क्योंकि ये दोनों पद तीसरे पद को महत्व दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप जरा गौर से देख लिया करो। लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष। अगला है चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख। कनक लता, कनक लता। कनक कहते हैं सोने को, कनक वैसे अनाज को भी कहते हैं। तो कनक लता, कनक यानी सोने के समान लता, कनक लता। ठीक है मित्रों, ये वो वाला कॉम्बिनेशन हुआ जिसके अंदर पहले उपमान आ रहा है, बाद में उपमेय आ रहा है, तो ये उपमा अलंकार हो गया। और इसी में अगर अगली कंडीशन हम लोग देखना चाहें तो उसमें क्या होगा? उसमें पहले उपमेय हो जाएगा, बाद में उपमान हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, अलंकार समझने के लिए
ज़रूरी नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि पहले वाले का जो उदाहरण था उपमा अलंकार था, नीचे वाले का ये रूपक अलंकार है। नीचे वाला मतलब उपमेय और उपमान वाला जो हम पढ़ रहे हैं ये रूपक अलंकार है। और ये रूपक और उपमा अलंकार आपसे कोई नहीं पूछेगा सामान्य हिंदी में, समास विग्रह में कोई नहीं पूछेगा। ये सिर्फ एडिशनल नॉलेज है, आप लेना चाहें तो ठीक, वरना इसको भूल जाइए। आप तो केवल समास विग्रह करने का तरीका समझ लीजिए। अगर उपमेय पहले आता है और उपमान बाद में आता है तो उसका समास विग्रह कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण लिया हमने, चरण सरोज। देखो अभी तक स्थिति क्या चल रही थी, अभी तक स्थिति चल रही थी कि चंद्र वदन, चंद्रमा उपमेय है, उपमान है, और वदन उपमेय है। वदन को चंद्रमा की सुंदरता के समान बताया जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया मामला, यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर जिससे तुलना की जा रही है वो बाद में आ गया और जिसकी तुलना की जा रही है वो पहले आ गया। यानी मानव की चीज़ें पहले आ गई और प्रकृति की चीज़ें बाद में आ गई। चरण सरोज, तो चरण रूपी सरोज, ये इसका समास विग्रह होगा। चरण रूपी सरोज, है ना। चरण किसका रूप लिए हुए हैं, सरोज का रूप लिए हुए हैं, चरण रूपी सरोज। अगला है स्त्री रत्न। स्त्री रूपी रत्न, रत्न कैसा है, स्त्री के रूप जैसा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि स्त्री रूपी रत्न, स्त्री को आपने रत्न ही बना दिया, स्त्री रूपी रत्न। नर शार्दूल, नर शार्दूल, शार्दूल कहते हैं शेर को। नर रूपी, नर रूपी शार्दूल, शार्दूल मतलब शेर। पुत्र रत्न, जैसे स्त्री रत्न था ऐसे पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न। अगला है विद्याधन। विद्याधन दोनों तरह से लिखा है मैंने ताकि समझ में आए। विद्या रूपी धन। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। चरण कमल, चरण रूपी कमल। चरण रूपी कमल। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। चरण रूपी अरविंद। अगला है कीर्तिलता। कीर्ति का मतलब ख्याति। कीर्ति रूपी लता। संसार सागर, संसार रूपी सागर।
संसार रूपी सागर, संसार सागर, संसार रूपी सागर। मित्रों, ये उदाहरण थे कर्मधारय समास के। कर्मधारय समास का हमने कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष का भाग माना जाता है, कुछ लोग इसको स्वतंत्र भी मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और है द्विगु समास। उस द्विगु समास को भी कुछ लोग इसका तत्पुरुष समास का भाग मान लेते हैं और कुछ लोग इसको अलग काउंट कर लेते हैं। इन दोनों को अलग काउंट करने वाले लोग क्या करते हैं, समास को 6 मान लेते हैं, और जो इन दोनों को अलग से काउंट नहीं करते, तत्पुरुष का ही भाग मानते हैं, वो समास को 4 मान लेते हैं। इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्मधारय समास को तो तत्पुरुष समास का भाग मान लेते हैं, लेकिन द्विगु समास को उसका भाग नहीं मानते। ऐसे लोग 5 मान लेते हैं। असल में समास की संख्या 4 ही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द्विगु तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या खास बात है इसकी? इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होगा। प्रथम पद कोई संख्या बताने वाला होगा। 2, 3, 3, 4, पंच, यानी पहला जो पद होगा उसके अंदर इस तरह के शब्द आएंगे जो संख्याओं को बताते हैं, और जो दूसरा पद होगा वो संज्ञा होगा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं पंचवटी। पंचवटी तो समझ में आना चाहिए, जो प्रथम पद है वो संख्यावाचक हो गया, द्वितीय जो पद है वो संज्ञा हो गया, है ना। वटी मतलब वटवृक्ष वाली, जहाँ पर वटवृक्ष लगे हुए हों, ठीक है ना। तो पंचवटी का समास विग्रह कैसे होगा? 5 वटों के समूह वाली, 5 वटों के समूह वाली, ठीक है। एकांकी, एक अंक वाली, एकांकी एक अंक वाली मतलब वो ऐसा नाटक है जिस नाटक के अंदर केवल एक ही अंक है, शुरू होगा और समाप्त हो जाएगा, अलग अलग बार पर्दा नहीं गिरेगा उसमें। चतुर्वेदी, चतुर्वेदी 4 वेदों को जानने वाला। इसी तरह त्रिवेदी, द्विवेदी, है ना, वो भी ऐसे बन जाएंगे। चौखट, चौखट क्या होती है? मकानों के अंदर जो, जैसे आप घुसोगे तो दरवाजे के ऊपर जो लकड़ी की या पत्थर की एक वो फ्रेम लगा हुआ होता है जिसके ऊपर दरवाज़ा लगाया जाता है लकड़ी का या लोहे का, तो वो जो फ्रेम है वो चौखट कहलाती है, ठीक है। 4 खूंटों, है ना, खूंट मतलब कोने, खूंट किसको कहा जा रहा है? कोने, कोण भी कह सकते हो। तो 4 खूंटों के समूह वाली, 4 खूंटों के समूह वाली चौखट। अगला है चतुर्युग, चतुर्युग 4 युगों का समूह। देखो मित्रों, यहाँ पर लगे हाथ समझा दें, 4 युग कौन कौन से होते हैं? क्रम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रम। कोई भी आप चीज़ याद करें उसको उसके क्रम में याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सबसे पहले कौन सा आएगा? सतयुग। दूसरा बताओ कौन सा आएगा? अगर आप लोगों ने त्रेता बोला है
तो सही है। फिर कौन सा आएगा? द्वापर। और अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग। कलयुग नहीं होता है, कलियुग। कलियुग, कलयुग नहीं होता है। तो ये 4 युग हो गए। इन 4 युगों को सामूहिक रूप से क्या कह दिया? चतुर्युग कह दिया। इन चारों को एक और नाम से पुकारते हैं हम लोग, मनवंतर। इनको मनवंतर भी कहते हैं, चारों युगों को। तो चतुर्युग का पर्यायवाची क्या हो गया? मनवंतर हो गया। मनवंतर का भी कोई मतलब निकलता है, कभी आगे समझाएंगे। अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, चतुर्युग के बाद में अगला आता है चौराहा। चार राहों का समूह या 4 राहों का समाहार भी कह सकते हैं। तो समूह की जगह आप समाहार शब्द भी लगा सकते हो। त्रिशूल, 3 शूलों के समूह वाला। तीन शूलों के 3 शूलों के समूह वाला त्रिशूल, तिबारा। तिबारा, तिबारा क्या होता है? 3 द्वारों के समूह वाला। 3 द्वारों के समूह वाला। तिबारा कैसी आकृति होती है? मतलब एक ओपन स्पेस होगा, बरामदा सा, है ना? ये बरामदा सा है और इसके अंदर ये इस तरह से ये सब दीवारें हैं, जहाँ काला काला कर रहा हूँ, ठीक है? और 3 दरवाजे हैं, ये 3 द्वार हो गए, है ना? इसलिए तिबारा। अगला है त्रिपाठी। 3 पाठों को जानने वाला। देखो क्या होता है मित्रों, वेदों को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो पाठ हैं, उन पाठों में से 3 तरीकों को जानने वाला जो व्यक्ति है वो त्रिपाठी है। त्रिपिटक, त्रिपिटक, बौद्धों के ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं। 3 पिटकों, है ना? पिटकों, पिटक क्या होते हैं या पिटकों क्या होते हैं? ये होता है टोकरी का समूह। 3 पिटकों का समूह, है ना? पंसेरी, पंसेरी। 5 शेर, शेर वजन होता है, शेर नहीं है ये, शेर है, वजन। शेर एक जानवर। 5 शेरों के 5 शेरों के समूह वाली पंसेरी। चवन्नी, 4 आनों के समूह वाली चवन्नी। 4 आनों के 4 आनों के समूह वाली चवन्नी। षड ऋतु, षड ऋतु, इसका समास विग्रह क्या होगा? षट ऋतुओं का समूह। षट
ऋतुओं का समूह। ठीक है, षट ऋतुओं का समूह, 6 ऋतुओं की बात की जा रही है यहाँ पे। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना है ये, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। अष्ट अध्यायों के समूह वाली रचना है ना। चलिए, सप्तपदी, 7 पदों का समूह, 7 फेरों को कह देते हैं ये। सात पदों का समूह, सप्तपदी। नवरत्न, नव यानी 9, रत्नों, 9 रत्नों का समूह, नवरत्न। इनको हम लोग प्रीशियस स्टोन भी कह देते हैं, बहुमूल्य रत्न, जिनमें हीरा, पन्ना, माणक, गोमेद, लहसुनिया, है ना, इस तरह की चीजें आती हैं। शत यानी 100, अब्द मतलब वर्ष या साल। तो शत यानी 100 अब्दों का समूह, है ना। शताब्दी मतलब 100 साल। दुपहिया, दुपहिया वाहन होता है ना। दुपहिया, 2 पहियों का समूह, 2 पहियों का समूह। एक होता है अष्ट सिद्धि नवनिधि, तो उनमें से दोनों का दोनों द्विगु समास में जाएंगे, अष्ट सिद्धि भी जाएगा, नवनिधि भी जाएगा। अष्ट सिद्धि और नव निधि। अष्ट सिद्धियों का समूह, नव यानी 9 निधियों का समूह। सिद्धियां क्या होती है मित्रों? जब योग किया जाता है, अष्टांग योग जब होता है, उस अष्टांग योग के अंदर यम नियम, है ना, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो मोक्ष से पहले उसको बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल ताकतें मिलती हैं। जैसे अणिमा, अणिमा का मतलब अनुरूप में हो जाएगा, वो बिल्कुल छोटा सा, है ना। गरिमा, विशाल रूप में हो जाएगा, दूसरे के मन को जानने वाला, मन की गति से कहीं पर भी चले जाने वाला। तो इस तरह की जो 8 सिद्धियां होती हैं, है ना, उनके समूह को अष्ट सिद्धि कहा। और निधि माने संपत्ति, ऐश्वर्य, नवनिधि। सतरंग, 7 रंगों का समूह। सात रंगों का, 7 रंगों का समूह, सतरंग। सप्ताह, 7 अहन, अहन कहते हैं दिनों, दिन को, अहन का मतलब होता है दिन।
अहन का मतलब क्या होता है? दिन। तो 7 अहनों यानी दिनों का समूह। चौपाया। 4 चौपाया मतलब पाया। पाया का मतलब क्या होता है? पाया का मतलब पैर। 4 पायों यानी पैर। 4 पायों का समूह चौपाया। ठीक है। देखो ये जो अहन शब्द है, इसमें एक दो बातें और कर लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे मध्याह्न पढ़ते हैं, पूर्वाह्न पढ़ते हैं। तो पूर्वाह्न क्या होता है? पूर्वाह्न पूर्व का अहन, है ना। मध्याह्न मध्य का अहन, है ना। तो अहन का मतलब क्या निकला? दिवस निकला। तो मित्रों द्विगु समास। द्विगु समास के बाद में अगला जो समास पढ़ेंगे हम लोग, वो आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा? द्वंद्व समास में दोनों संज्ञाएं होंगी। देखो मित्रों, अगर दोनों विशेषण हैं, मतलब समास के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अगर विशेषण हैं, तो कर्मधारय में चला जाएगा। लाल, सुर्ख, पीला, जर्द, राजर्षि, देवर्षि। लेकिन अगर दोनों संज्ञाएं हो जाती हैं, तो दोनों संज्ञाओं के अंदर जैसे माता पिता, सुख दुख, दोनों संज्ञाएं होंगी। तो दोनों संज्ञाएं जहाँ पर आ जाएंगी, वहाँ पर द्वंद्व समास आएगा। तो हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो द्वंद्व समास पर है। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए मित्रों। नमस्कार।